हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर रहे थे ना, और उस टेबल में हमने देखा कि जो नील्स बोर थे या मोजली थे, उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से ये टेबल अरेंज की हुई थी। हमने इसके अंदर ग्रुप्स पढ़े, हमने उसमें पीरियड्स पढ़े, है ना। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इनकी ब्लॉक्स की। मतलब कि पीरियोडिक टेबल को सिर्फ ग्रुप और पीरियड में ही क्लासिफाई नहीं किया गया, उनको ब्लॉक्स में भी बांटा गया। ठीक है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स बनाए गए। तो जैसे कि अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल बना के दिखाऊं एक छोटी फॉर्म में, ठीक है, तो आपने पीरियोडिक टेबल देखी भी होगी, है ना। अब जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट है पीरियोडिक टेबल हमारी ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गई। बिल्कुल ठीक है, हम डेमो टाइप बना दिए इसको। ठीक है, अब देखो आप इसको, तो ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल थी, हमने इसके अंदर ग्रुप्स पढ़े, बहुत अच्छे से पीरियड समझ में आए। बट आज हम जो बात कर रहे हैं वो ब्लॉक की है। तो ये जो 2 ग्रुप आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यहां पर जो आपको ग्रुप दिख रहे हैं 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, यहां पर जो बीच में है 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। ठीक है, और यहां पर जो ये है इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो टोटल कितने ब्लॉक हो गए? 4 ब्लॉक हो गए। तो अब दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये जो एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और ये जो एफ ब्लॉक है, इनका मतलब क्या होता है? तो एस इज रिलेटेड टू शार्प, पी से प्रिंसिपल, ठीक है, डी से डिफ्यूज्ड और एफ से फंडामेंटल। तो ये नाम यहां से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप सिंपली याद रख सकते हो। अब बात ये आती है कि भाई ये नाम कहां से रिलेटेड है, क्या कुछ है यहाँ पे, इनका भी बहुत बड़ा लॉजिक है। ठीक है, जब हम 11th में इनको डीप से पढ़ेंगे, अभी हम इनका हल्का सा ओवरव्यू ले रहे हैं, ताकि बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ के ना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो अब जिसको ध्यान से देखो, तो अब क्या शो कर रहा है ये कि जो एसपीडीएफ है, एक्चुअल में भी हमने सेल्स पढ़े है ना, के शेल, एल शेल, एम एन ओ पी, है ना, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये सेल्स पढ़े हैं। तो उन सेल के अंदर होते हैं सब सेल, और सब सेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, और उन ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मेरे पास एक बहुत बड़ा गांव हो गया, ठीक है, या शहर लगा लो आप, तो उस शहर के अंदर एक सेक्टर हो गया। ठीक है, फिर उस सेक्टर के अंदर भी क्या हो गए? अलग अलग घर हो गए, और फिर उस घर के अंदर भी कौन होगा? जो लोग होंगे वो, है ना। तो जो शहर था हमारे पास, जो सिटी थी, वो सिटी तो क्या हो गया? मेन शहर। ठीक है, फिर उस सिटी के अंदर जो सेक्टर है वो क्या हो गया? सब शहर। अब उस सेक्टर के अंदर जो हाउसेज हैं, वो हाउसेज हो गए ऑर्बिटल्स, बहुत सारे हाउस होंगे ना। अब फिर उन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो, उसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि कौन होता है? सेल होता है ना। सेल जैसे कि सिटी, शहर हो गई। फिर उस सेल के अंदर कौन होगा? सब शेल होगा। तो सब शेल को हमने कैसे मान लिया? हमने सेक्टर्स है। ठीक है, सब शेल के अंदर क्या होंगे? ऑर्बिटल्स होंगे। तो उन ऑर्बिटल्स को भी, सेक्टर के अंदर अलग अलग हाउसेस भी होंगे ना, हाउसेस 1 2 3 4 इस तरीके से।
ठीक है। अब उस ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन है और हाउसेस के अंदर कौन हो जाएंगे, जो पीपल हैं, जो लोग रहते हैं, वो हो गए। ठीक है। तो कहता है कि जो ये एसपीडीएफ है वो कौन हो गए, वो हो गए सबशेल। सबशेल के नाम होते हैं। जैसे के शेल होती है ना, मैं बात करूं शेल और फिर यहां पर सबशेल। तो जो फर्स्ट सेल थी के शेल, उसमें क्या होता है बेटा, जो सिर्फ उसके अंदर एक ही सबशेल होता है, मतलब कि जो के वाला शहर है वो सबसे छोटा है, उसके अंदर एक ही सेक्टर है, उस सेक्टर का नाम हो गया एस। ठीक है। फिर उसके बाद जो एल शेल है उसके अंदर 2 सेक्टर हो गए, एस और पी। ठीक है। फिर जो एम शहर है उसके अंदर 3 सेक्टर हो गए, एस पी डी। फिर जो एन सिटी है या शेल है उसके अंदर इस तरीके से 4 सेक्टर हो गए। तो इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, एफ के बाद जी एच आई, बट उनका हमारे पास कोई भी यूज नहीं है, इसलिए हमने ये यहां तक हमने इनको पढ़ना है। ठीक है। तो अब ये जो सेक्टर हो गए, अब इन सेक्टर के अंदर कौन है, शहर भी रहते हैं, सॉरी घर भी हैं। तो जो एस सेक्टर है उसके अंदर सिर्फ एक ही घर है। ठीक है। और एक घर के अंदर सिर्फ 2 लोग रहेंगे, ये चीज ध्यान रखोगे। फिर जो पी वाला जो सेक्टर था या सबशेल था उसके अंदर 3 घर है। ठीक है। जो डी वाला सेक्टर था उसके अंदर टोटल 5 घर होते हैं। ठीक है। और जो एफ वाला सेक्टर है उसके अंदर टोटल कितने घर होंगे, 7। क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है। हमारे पास सेल्स थे, सेल के अंदर आए सब शेल और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो ये हमने इसको कंपेयर किया सिंपली उसको याद रखने के लिए, और कोई लॉजिक नहीं है उसका। तो अब हमारे पास जो बात कर रहे थे एस सेल की, सॉरी सब शेल की, उसके अंदर एक ही क्या हो गया, हमारे पास घर है, और एक घर में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो इसका मतलब एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई, 2। अब इसके अंदर कितने घर हैं, 3 घर है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 हुए। डी के अंदर 1 2 3 4 5 घर हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10। ठीक है। 10 लोग रहते होंगे। और इस एफ के अंदर, एफ सेक्टर में टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने लोग रहते होंगे, 40। ये बात क्लियर हो गई। तो अब देखो कि भाई जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट हम किनको बोलेंगे, इस एस ब्लॉक में किस किस को रखा गया है, या फिर भाई जो मन की मर्जी है, भाई जिसका जहां पर मन करे वो वहां पर बैठ सकता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। कहा ना, ये जो टेबल थी वो मोस्ट सिस्टमेटिक थी। तो जो एस ब्लॉक के अंदर कौन रहेगा, ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन हमने 9th में सीखा था उससे और डीप सीखेंगे हम 11th में। तो अभी सिंपल से आप ये ध्यान रख सकते हो कि एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आएंगे, दोज एलिमेंट्स whose last electron enters in S subshell। मतलब कि एस ब्लॉक में सिर्फ वही एलिमेंट रह सकते हैं जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के अंदर गया हो। क्लियर होगी बात ये। तो एस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो जिसका एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पर आ जाएगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा वो आ जाएगा अपना फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है। और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं वो किस में आ जाएगा, वो सेकंड ग्रुप में आ जाएगा। अब भाई एस के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना, इसीलिए एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। समझ में है ना कि भाई एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप क्यों हुए, क्योंकि एस सबशेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है। इसलिए जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के 3 होता है ना 2 1, तो उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के भी आउटर मोस्ट में 1 है, यहाँ पर बेरिलियम में आउटर मोस्ट में 2 है, मैग्नीशियम में भी 2 है, कैल्शियम में भी 2 है। तो जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हुए वो सेकंड में पहुंच गया, जिसके आउटर मोस्ट में 1 है वो फर्स्ट में पहुंच गया। ये लॉजिक हो गया क्लियर। अब उसके बाद आ जाओ भी अपना पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो इसका मतलब टोटल ग्रुप कितने हो गए, 6। ग्रुप 1 2 3 4 5 6। तो अगर पी वाले शेल में, तो मैं पी ब्लॉक को कैसे डिफाइन करूंगा भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे, दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल। तो जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाएगा वो कहां पर रहेगा, वो पी ब्लॉक में रहेगा। अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6। अगर भाई जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट में पी में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप नंबर 13 में हो गया। जिसके पी में 2 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप नंबर 14 में पहुंच गया।
जिसके p शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है वो 15 में पहुंच गया, जिसके p में 4 इलेक्ट्रॉन है वो 16 में पहुंच गया, जिसके p सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप नंबर 17 में, और जिसके p में 6 इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर पहुंच जाएगा, ग्रुप नंबर 18 के अंदर। तो इस तरीके से क्या हो रखा है, इन एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। समझ में आ गया कि पीपी के अंदर 6 क्यों है। अब डी के अंदर कितने हो गए, 10 हो गए, है ना। तो ये भी कितने हैं, 10 है ना, 3 से लेकर के 12। तो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब शेल। किसमें जाएगा वो, डी सब शेल में जाएगा, इसलिए हम उनको क्या बोल देंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे ही एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 14। इसलिए ग्रुप कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो कितने हो गए, 14। इसी वजह से बस मैं ना कि हर एक चीज का लॉजिक है यहाँ पर। तो ये जो हमने, अब दूसरी बात की भाई हमने एफ को सबसे अलग क्यों कर दिया, क्योंकि एफ को हमने, यहां पर आता है लैंथेनम और यहां पर आता है एक्टिनियम, एक एलिमेंट है। लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 57 होता है, एक्टिनियम का होता है 89, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, जो यहाँ पर एलिमेंट होता है उसका होता है 58, 59, 60 और 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70 और 71। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा होफनियम, उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 72। तो मतलब कि हमने इनको बाहर क्यों निकालना, भी आना तो यही यहाँ पर थे ना, क्योंकि अगर हम इसको बाहर नहीं निकालते तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है कितनी बड़ी बन जाती है, तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। तो इसलिए जो ये वाला जो हमारे पास जो ऊपर वाली सीरीज दिख रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं, लैंथेनोइड्स। लैंथेनोइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसके बाद आते हैं, लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये लैंथेनोइड्स। और ये ऐसे ये 89 हो गया ना, तो ये कौन हो गया, 90, और इस तरीके से कहां तक चला जाएगा, 103 तक चला जाएगा ये। तो ये एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, एक्टिनोइड्स, ठीक है। देखना ये जो एक्टिनोइड्स हैं इसके अंदर सारे के सारे कौन होते हैं, ये सब के सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। जो हमारे पास जो एक्टिनोइड्स है इसमें सारे के सारे एलिमेंट कौन है, रेडियो एक्टिव, ठीक है। और लैंथेनोइड्स को हम क्या बोल देते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बहुत मुश्किल से ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट बोल दिया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि भाई एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप क्यों है, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप क्यों है, डी में 10 क्यों है, और हमने एफ ब्लॉक को नीचे क्यों रखा है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सब शेल, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ये आप हमेशा। तो हमारे पास ये जो सिंपल सी चीज थी तो ये हो गई हमारे पास, ठीक है। तो हम अपना एक लेक्चर हम कॉन्फ़िगरेशन भी सीखने में लगाएंगे, ताकि कुछ थोड़ी बहुत आप सीख पाओ, है ना, क्योंकि हमारा जो सिलेबस लगभग खत्म ही होने को है, ठीक है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन जरूर सीखेंगे, बट पहले आप इसको अच्छे से कर लो, फिर कोई भी डाउट रहती है तो आपको मुझे बता दो। ओके, थैंक यू।